हेलो बच्चों। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम लिख देते हैं पहले। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों? नाम सुनते ही झंझनाहट होने लगी होगी बॉडी में। तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इंटरसेक्ट अ गिवन एरिया। अब इसी डेफिनेशन को हमें समझना है। इस डेफिनेशन में दो चीजें आई हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरी बात आई है एरिया। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एरिया को समझना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर ये एरिया में क्या है? एरिया तो हमें आता ही है, इसमें समझने वाली क्या बात है? भाई क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया होता क्या है। कोई कहे साहब सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक स्क्वायर है उस जिसकी साइड्स ए हैं, उसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। लेकिन क्या आपको पता है, 12th के बच्चे को वैसे पता तो होगा, 11th में भी पढ़ा है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इस चीज को समझेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे ये एक हमने बना दिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस, यहां एक सर्किल है। ठीक, उसका रेडियस है आर। अब एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर ये है मैग्नीट्यूड। अब एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर की तो बात ही खत्म हो गई ना। एरिया है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर किस डायरेक्शन में है? इसका वेक्टर है ये, एरिया के परपेंडिकुलर इसका वेक्टर है। ठीक है, देखो, यानी किस डायरेक्शन में हो गया? जेड डायरेक्शन। तो इसका जो वेक्टर होगा उसको हम कह सकते हैं, जेड को क्या लेते हैं? के। जेड डायरेक्शन में इसको हम माइनस के भी ले सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर इस एरिया के दो होंगे, एक तो प्लस जेड और एक माइनस जेड। तो हम एरिया वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस के, स्मॉल के। माइनस के का क्या अर्थ हुआ? निगेटिव जेड डायरेक्शन में एरिया होगा। आ गई ये बात समझ में? ठीक, अगर सर्किल ऐसे है एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर
मीन्स वाई एक्सिस की तरफ। तो इस केस में ये सर्किल है, ये आर है, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, इनटू वाई को हम क्या लिखते हैं, जे, जे वेक्टर। जे इज अ वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वाई, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे। अगर हम माइनस वाई लेंगे, माइनस वाई भी तो हो सकता है एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर माइनस वाई है, माइनस वाई डायरेक्शन में भी होगा। तो हम एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस जे। ये तो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये डायरेक्शन, प्लस साइन शो कर रहा है प्लस वाई एक्सिस, माइनस साइन शो कर रहा है माइनस वाई एक्सिस। समझ गए आप? चुटकियों में समझ में आ गई ये बात आपको, आपने शायद पहले सुना भी होगा इसे। जब 3D ऑब्जेक्ट के केस में भी एरिया का कंसेप्ट समझ लें आप। 3D ऑब्जेक्ट जैसे क्या हो गया, जैसे कि ये सिलेंडर हो गया, या कोई क्यूब भी ले सकते हैं। चलो क्यूब ले लेते हैं, ये क्यूब हो गया। जैसे क्यूब है, इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। सपोज इसकी साइड है ऐसे एल एल एल, तो अगर हम ये वाला सरफेस फेस लेते हैं इसका, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। 3D सरफेस के केस में, 3D ऑब्जेक्ट, अगर हम 3D ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस केस में हम आउटवर्ड नॉर्मल को ही लेते हैं एरिया की डायरेक्शन के तौर पे। फिर से सुन लो, हम आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर को लेते हैं एरिया की डायरेक्शन के तौर पे। अब इस सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर होंगे दो होंगे, एक तो ये आउटवर्ड और एक अंदर की तरफ इनवर्ड, नीचे भी होगा, नीचे वाले को नहीं लेंगे। एरिया का जो वेक्टर होगा उसकी जो एरिया की जो डायरेक्शन दिखाएगा वो ये आउटवर्ड वाला होगा। अब जैसे इस सरफेस पे एरिया की डायरेक्शन ये वाला वेक्टर दिखाएगा, ये एरिया की डायरेक्शन दिखाएगा। मैग्नीट्यूड तो पता लग ही जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल स्क्वायर। अगर ये साइड्स एल हैं तो ये एरिया होगा एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, आउटवर्ड वेक्टर, जो कि 3D ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं। इसी तरीके से अगर हम सिलेंडर का केस लेते हैं, ये हो गया आपका सिलेंडर, ये बन गया, ये बन गया। अब ये सरफेस अगर हम लें तो जो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया वेक्टर को, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। एक इनवर्ड अंदर भी जाएगा एक वेक्टर, हाँ इधर आ जाता हूं मैं, अंदर भी जाएगा, वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा एरिया की डायरेक्शन। तो यहां एरिया की एक ही डायरेक्शन है, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। इस सरफेस के नॉर्मल होना भी जरूरी है वेक्टर को, वेक्टर तो कहीं जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, एक इधर एक इधर, लेकिन जो नॉर्मल है, जो इस सरफेस से 90 डिग्री बनाए, वो वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। 2D के केस में आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, 2D के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, उसी लाइन में हम
एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं। फिर से सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हम एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन दे लेते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस डायरेक्शन में लेंगे नॉर्मल। अंदर भी एक वेक्टर होगा लेकिन उसे नहीं फिर लेंगे हम। सुन लो इसे, हल्का सा समझ लो, जब पूरी तरीके से समझाएंगे सब यहां घुस जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, देखो अगर इसे कुछ नोट कर सकते हो। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इंटरसेक्ट अ गिवन एरिया। ठीक है, तो अभी तो नोट करो, फिर मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूं, वो और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो आओ अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था भाई, एरिया के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट था। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आओ एक स्क्वायर बनाएं। ठीक, चलो ये देखिए, ये देखिए, वाह वाह। चलो कुछ स्क्वायर सा नहीं लग रहा है ये, कोई बात नहीं, बना देते हैं अभी। थोड़ा सा छोटा कर दो ना ये लेंथ, ये बन गया आपका स्क्वायर। अब अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही हैं। अब कितनी लाइंस है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और कितनी एरिया से इंटरसेक्ट हो रही हैं? 1 2 3। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। ठीक, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हो जाएगा 3। 3 लाइन जा रही है। हाँ सर, बढ़िया हो गया, ये छोटी सी बात है, समझ में आ गई। 3 लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो जाएंगी एरिया से। अब हम बनाएंगे, अब हम एक चीज अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या करते हैं, ऐसा होता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ बढ़ाने का अर्थ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी। ये ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये हो गई संख्या, एक ये गई, ये गई, ये
ये गई, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया भाई ये तो आपका। ये है E। जब स्ट्रेंथ बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कितनी जा रही है इससे, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से की वैल्यू हो गई 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 5। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के की स्ट्रेंथ पर, यानी उसके मैग्नीट्यूड पर। इसका क्या अर्थ हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज proportional to, directly proportional to electric field। ठीक हो गया। फिर से गौर करवाता हूं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। मींस एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की है, सेम डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस वक्त आगे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक काम करते हैं, अब हम एरिया बढ़ा देते हैं। इस स्क्वायर, ये तो डायमेंशन सपोज ए है, ए रहेगी, थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं। तो ये देखो, ये मान लो हमने लेंथ बढ़ा दी, ये हो गई। सही है। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं भाई जिससे समझ में आ जाए। एरिया इज इंक्रीज्ड, तो ये जो लाइंस हैं ये, अब ये एरिया से इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक, तो ये ऊपर की लाइन तो ऐसी रहेंगी, 1 2 3 4। अब ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये ऐसे गई, फिर ये 2 3 4 5। अब 2 लाइनें सपोज और इसमें एंटर कर गई, 6 7। तो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को इंटरसेक्ट कर रही है, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा अगर एरिया इंक्रीज हो जाता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है अगर एरिया बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यह बात भी समझ में आ गई था। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 चीजों के प्रोपोर्शनल है, फाई ई। 2 चीजों के प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और एरिया। अब एक चीज और जिस पे हमें गौर करना है, ये रब कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा। अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर टू
एरिया जा रही है, एरिया के नॉर्मल जा रही है, ठीक। और एरिया वेक्टर भी एरिया इस प्लेन के नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी प्लेन के नॉर्मल है, यानी सेम डायरेक्शन है। लेकिन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के नॉर्मल नहीं है, ऐसे हैं साहब, ये और ये है एरिया वेक्टर, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ई ये जा रही हैं साहब, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्या है? थीटा। तो जो फ्लक्स जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस कंपोनेंट की वजह से होता है, ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा, यानी कि जो कि प्लेन के नॉर्मल जा रहे हैं, प्लेन के नॉर्मल, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होता है। दूसरा कंपोनेंट है ई साइन थीटा, वो तो ऐसे जा रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो ये जो थीटा है इसकी भी बहुत वैल्यू है, तो यहां ई कॉस थीटा आ जाता है ना, तो इसलिए कॉस थीटा का कंपोनेंट यहां आ जाएगा, कॉस थीटा। और ये जो है फाइनल फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा। आ रहा है वीडियो में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई ए कॉस थीटा। ई पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए एरिया जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ये तब पिक्चर में आता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के नॉर्मल नहीं है, ऐसे जा रही है साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया आपका। अब बच्चा दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, इसकी यूनिट क्या होगी? ई की यूनिट क्या होती है? ई, रुको एक मिनट, उससे पहले एक चीज और बताएं। ये जो है डॉट प्रोडक्ट हो गया है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। ई ए कॉस थीटा का अर्थ क्या होता है? ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट। ई वेक्टर क्वांटिटी हुई, ए वेक्टर क्वांटिटी हुई, लेकिन जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखो। पहला पॉइंट ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए राइट से लिख रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे पहले ई की यूनिट ले लो, ई एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो ई की यूनिट क्या हो जाती है? 4 न्यूटन पर कूलम, और ए की मीटर स्क्वायर। तो फाई ई की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सेकंड पॉइंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये दो बातें याद रखना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखना। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहते हैं साहब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर होगी। ना ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये लो साहब, अब कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। छोटा करे काम बढ़े, यही छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको कंपटीशन में सेलेक्ट करवा देते हैं। और कई बार यही छोटे छोटे न्यूमेरिकल अगर आप नीट के कंपटीशन क्लियर कर लोगे इन न्यूमेरिकल के भरोसे, तो एक महान डॉक्टर बन जाओगे। आईआईटी क्वालिफाई कर गए, महान इंजीनियर बन जाओगे। क्यों? क्वेश्चन है, फिगर shows a circle of radius तो बच्चों क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इज 200 न्यूटन पर कूलम, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेटेड। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 12th के बच्चों के लिए ये बोर्ड में आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा स्कोरिंग भी है। और कंपटीशन में ये एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल ऑप्शन भी होता है। तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन आपको ए 0, बी 200 पाई, सी 300 पाई और डी 400 पाई। तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। यहाँ ई क्या है, 200 न्यूटन पर कूलम। ए इज एरिया पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 1 स्क्वायर। रेडियस 1 मीटर, तो ये हो गया पाई। थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर है ये, ठीक है। ये याद रखना, जिस एरिया वेक्टर पीछे भी जा सकता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो थीटा हो गया 0 डिग्री। तो इसका क्या निकल के आएगा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू, ई क्या हुआ 200 इंटू पाई इंटू कॉस 0। कॉस 0 तो 1 होता है, तो फाइनली ये रह गया 200 पाई। ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी में, इसे रब कर देते हैं। ओह ये आप अब यहां इन्होंने दे रखा है ये E 200 न्यूटन पर कूलम। ये सेकंड क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें ए 0, बी 200 पाई, सी 300 पाई और डी 400 पाई। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस वही हैं, बस फिगर चेंज हो गया। अब फिगर में क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब ऐसे हो गई, एरिया ऐसे है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है सर, तो यानी थीटा कितना हुआ, 90। आप ये देखो कैसे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ई इज इक्वल टू 200, a is equal to pi r square, which is equal to pi into 1 square, it is pi, मीटर स्क्वायर में हो गया। थीटा इज 90 डिग्री, तो कितना हो गया, फाई ई, मनी मन कर लेना, यहां तो मैं लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, 200 पाई cos 90 डिग्री, cos 90 is 0, therefore it is 0। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन सही हो गया, ए वाला। ठीक है, कितने न्यूमेरिकल कराओगे सर, सिंपल सा है, ये भी कर लेते हैं। ये लो साहब, जल्दी जल्दी रफ कर दो, क्यों दिमाग चलना बंद हो जाता है। अपने माइंड का कंट्रोल तो अपने हाथ में होता है। फिगर शोज अ स्क्वायर ऑफ साइड, फिगर शोज अ स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर ऑफ साइड्स, एस आई डी ई एस। The magnitude of electric field shown is 200 Newton per coulomb. Determine the electric flux generated. तो ये हो गया, ये हो गया, ये और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये E, इसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन पर कूलम, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। चलो साहब, साइड्स दे रखी है 1 मीटर इस स्क्वायर की, स्क्वायर है ये, रेक्टेंगल मत समझ लेना बच्चों, दिस इज ए स्क्वायर। अब आप निकालिए, इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं 100, ये ए, बी 100 √3, सी 200 और डी 200 √3। अब बताओ कौन सा होगा, चलो करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई इज 200, एरिया स्क्वायर का हो जाएगा 1 × 1, 1 मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम है, ई की। थीटा क्या होगा दोस्तों, थीटा क्या होगा, ये 30 डिग्री है। एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, ये एरिया वेक्टर जा रहा है। थीटा होता है एरिया और वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा ये होगा 60 डिग्री। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, बस यही गलती गड़बड़ हो जाती है।
यही गलती मत करना बच्चों आप। थीटा इज 60 डिग्री, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 200 इंटू, क्रॉस प्रोडक्ट मत लगा बेटा, 200 इंटू 1 इज द एरिया cos 60, cos 60 is 1/2, 200 इंटू 1 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ 30 ले लेते हैं। जब यहाँ आप 30 लोगे तो cos 30 हो जाएगा √3/2, तो यहाँ √3 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तब बच्चों को आंसर आता है 100 √3, और वो यहाँ टिक कर देते हैं और उनके निगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। बस यही नहीं करनी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, समझो, इसे नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी है, उनके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो ठीक है बच्चों।